दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल से लगभग कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो साहित्य इतिहास की यह पहली काल धारा है और इस धारा में भी कई रचनाकार बड़े महत्वपूर्ण हैं। रासो कवियों में देखें तो चंद बरदाई, धार्मिक कवियों में देखें तो सिद्धनाथ रचनाकार, उसमें भी गोरखनाथ जी, स्वयंभू, सरहपा वगैरह ये सब चर्चित रचनाकार हैं। दरबारी कवियों में यदि देखें तो विद्यापति और लोक चेतना से जुड़े यदि कवियों में देखें तो अमीर खुसरो और व्याकरण वेता के तौर पर, वैयाकरण के तौर पर हेमचंद्र आदिकाल के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि इतने महत्वपूर्ण रचनाकारों से भरा यह काल हर हाल में, चाहे टिप्पणी का प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो या तुलनात्मक प्रश्न हो, कहीं न कहीं आदिकाल से प्रश्नों की संभावना बनी रहती है। आदिकाल पर जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि आदिकाल से मोटा मोटी कुछ ऐसे टॉपिक बनते हैं। जो सबसे पहला मुद्दा इस पर बनता है कि भाई आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक क्यों है, क्यों आदिकालीन साहित्य में अंतर विरोध है। दूसरा मुद्दा इस पर बनता है आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां या आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। तीसरे मुद्दे पर आए तो आदिकालीन साहित्य का नामकरण, क्यों आदिकाल को आदिकाल कहा गया या इसका जो और भी दिया गया नाम है वीरगाथा काल, चारण काल, वह क्यों उचित है या नहीं है, अगर उचित नहीं है तो किन कारणों से। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि रासो काव्य धारा से भी इसमें प्रश्न बनता है और इसके अलावा यदि बात की जाए तो सिद्धनाथ साहित्य से। फिर जो अलग थलग मुद्दे पूछे जाते हैं, अमीर खुसरो से प्रश्न की संभावना रहती है, विद्यापति से प्रश्न की संभावना रहती है। क्यों विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगार कवि हैं, यह एक मुद्दा हो सकता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में लोक चेतना, मनोरंजन, अमीर खुसरो के मुक्तक, पद, गीत, पहेली, मुकरी, दो सखुने, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा याद रखिए हेमचंद्र भी एक महत्वपूर्ण एरिया के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हेमचंद्र ने व्याकरण लिखा था, प्राकृतानुशासन। फिर है आदिकाल की सामाजिक चेतना, उस पर भी प्रश्न आ सकता है। आदिकालीन साहित्य की जो शिल्पगत विशेषता है, यानी एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि आदिकालीन साहित्य का शिल्प या आदिकालीन साहित्य में प्रयुक्त शैलियाँ। कई शैली हैं, जैसे डिंगल शैली है, पिंगल शैली है, कड़वक शैली किसे कहेंगे, कथानक रूढ़ी का क्या मतलब है। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के मुद्दे आपसे बनेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आदिकालीन साहित्य का स्वर किस प्रकार विविधता मूलक है, किस प्रकार अंतर विरोध बरकरार है। हमने यह भी देखा कि आदिकालीन साहित्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, किस प्रकार यहाँ वीरता भी है, धार्मिकता भी है, श्रृंगार भी है, मनोरंजन भी है। इतना ही नहीं, शिल्पगत क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, छंद कैसे हैं, भाषा किस प्रकार की है, शैलियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ, कौन कौन सी काव्य रूढ़ियाँ यहाँ प्रयुक्त हुई। अब आइए हम लोग देखेंगे आदिकाल का नामकरण या आदिकाल का उचित नाम क्या हो सकता है। दोस्तों, जो आदिकाल के नामकरण को लेकर के प्रश्न बनता है, पहले उसे आप ऐसे समझिए कि वह प्रश्न पूछा किन अर्थों में जाता है, कैसे कैसे वो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। एक तो यहाँ से याद रखिए, यह प्रश्न आता है कि आदिकाल को किन अर्थों में वीर गाथा काल कहा जाए। यह आचार्य शुक्ल जी के द्वारा दिया गया वीर गाथा काल नाम से आप कहाँ तक सहमत हैं। एक तो ये प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न होगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम
देना कहाँ तक उचित है। तो दूसरा प्रश्न, क्या आदिकाल नाम के पक्ष में आप सहमत हैं? फिर हो सकता है आदिकाल को चारण काल या सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया। इस नाम के पक्ष में या विपक्ष में आप अपना तर्क दें। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब हम किसी का बहुत अधिक नाम लेते हैं तो इसका अर्थ है कि उसमें जो विशेषताएं हैं वो भी विविधता से भरी हैं। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, मोटा मोटी इसकी काल सीमा 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रही है। यदि बात की जाए इस धारा में या इस काल में, तो जाहिर सी बात है कि सामंती परिवेश, दरबारी परिवेश का उत्थान हो रहा था। दूसरी बात कि हिंदू धर्म की रूढ़ियों के विरोध में जैन और बौद्ध आंदोलन खड़े हुए थे, किंतु जैन और बौद्ध आंदोलन में भी ऐसी रूढ़ियां भरती आईं और कई संप्रदायों का जन्म हुआ। यदि बात बौद्धों की करें तो हीनयान, महायान में भी अगर देखा जाए तो सिद्ध जैसे संत थे। महायान में कई शाखाएं, सहजयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, कई शाखाएं फैली। सहजयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान जैसी कई शाखाएं फैल रही थीं। दोस्तों, एक तो सामंती दरबारी परिवेश के कारण रासो कवियों का भी बोलबाला था। चंदवरदाई जैसे रासो कवि, दरबारी कवि, जगनीक जैसे रासो दरबारी कवि, इसी प्रकार कई और रचनाकार थे। यदि नाम लें उनमें तो मधुकर कवि, केदार भट्ट, नरपति नाल, नल सिंह भाट, कई ऐसे रासो दरबारी कवि थे। साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शाखा में सिद्ध और नाथ जैसे रचनाकारों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। स्वयंभू पुष्पदंत जैसे जैन रचनाकार भी अपने प्रभाव के साथ दिख रहे थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, कुछ ऐसे रचनाकार भी थे जो दरबारी भी थे और गैर दरबारी यानी जन सामान्य के लिए भी रचनाएं लिख रहे थे। विद्यापति और अमीर खुसरो। इसी परंपरा के रचनाकार थे जो दरबारी होने के साथ साथ गैर दरबारी रचनाएं भी लिख रहे थे। यदि बात की जाए तो आदिकालीन साहित्य में एक तरफ अपभ्रंश जैसी भाषा थी, तो अपभ्रंश का परवर्ती चरण अवहट का भी प्रयोग हो रहा था और अवहट से ही उत्पन्न हिंदी की लोक बोलियां या देसी भाषाएं यानी हिंदी का भी प्रयोग था। जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी की अलग अलग बोलियां थीं। कहीं खड़ी बोली, कहीं मैथिली थी, कहीं मारवाड़ी का प्रयोग था। आदिकालीन साहित्य में इतनी विविधताओं को देखते हुए एक तरफ सामंती दरबारी परिवेश, तो विद्यापति, अमीर खुसरो सामंती दरबारी परिवेश से भी जुड़े थे, लोक चेतना से भी जुड़े थे। कुछ कवि पूरी तरह दरबारी थे तो कुछ पूरी तरह गैर दरबारी थे, जैसे सिद्धनाथ रचनाकार दरबारी परिवेश से बाहर थे। यानी एक तरफ धार्मिक रचनाकार थे, लोक चेतना से जुड़े रचनाकार थे, एक तरफ दरबारी रचनाकार थे, एक तरफ अपभ्रंश में रचनाएं लिखी जा रही थीं, तो दूसरी तरफ हिंदी की बोलियों में रचनाएं लिखी जा रही थीं।
विद्यापति ने मैथिल को ही अवहट का नाम दिया था और अवहट कुछ और नहीं लोक बोली रही है, इसी से हिंदी की बोलियां जन्मी। जाहिर सी बात है कि इतनी विविधताओं को देखते हुए कहीं छंदों का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा था, तो कहीं छंदों के मिश्रण से कड़वक शैली का प्रयोग कोई कर रहा था, किसी रचनाकार के द्वारा कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया जा रहा था, कोई रचनाकार सिर्फ वीरता पर रचना लिख रहा था, कोई रचनाकार धार्मिकता पर अपनी रचनाओं को लिखता था, तो किसी किसी रचनाकार में श्रृंगारिकता और धार्मिकता दोनों का अंतर विरोध देखा जा सकता है। कोई रचनाकार जन चेतना को ध्यान में रखकर मनोरंजन प्रधान रचना लिख रहा था। अब समस्या यह है कि जहाँ इतनी विविधताएं हों, इतने सारे अंतर विरोध हों, तो भला उस धारा को किस नाम से जाना जाए। आचार्य शुक्ल इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। उन्हें लगता है कि आदिकालीन साहित्य में वीरता की प्रवृत्ति प्रबल रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल जैसे नाम के पक्ष में ही अपनी सहमति जताई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को लगता है कि आदिकाल पूरी तरह से दरबारी रहा है। ऐसे में दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों की चापलूसी की, उनकी चाटुकारी की, इसलिए उन्होंने चारणकाल नाम दे दिया। राहुल सांकृत्यायन जी को आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल अच्छा लग रहा था, उन्होंने इसी नाम का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि एक तरफ सिद्ध रचनाकार थे तो दूसरी तरफ सामंती परिवेश था, इसलिए उन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दे दिया। यानी वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी का सुझाया नाम है, तो आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सुझाया नाम है। चारण काल पर बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस नाम का पक्ष लिया, उन्होंने ही यह नाम सुझाए। सिद्ध सामंत काल के विषय में पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सहमति जताई। और भी कई नाम, जैसे मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। किसने? मिश्र बंधुओं ने। इसको कोट करते जाइए, मैं लिखाऊंगा भी। आज से आपको भूमिका, उत्तर का मुख्य भाग और निष्कर्ष सब कुछ लिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, देखा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसका एक नाम दिया, बीज वपन काल। मानो साहित्य में पहली बार हिंदी के बीज बोए गए थे। अब प्रश्न उठता है कि इन दिए हुए नामों में से शुक्ल जी का वीरगाथा काल, आचार्य द्विवेदी का आदिकाल, ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा सुझाया गया चारण काल, या फिर सिद्ध सामंत काल जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने सुझाया था, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज वपन काल, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा आरंभिक काल, किसी ने प्रारंभिक काल, किसी ने शून्य काल, कई नाम दिए, किसी ने वीर काल। तो प्रश्न बना कि आदिकाल के इन दिए गए नामों में उचित नामकरण क्या हो सकता है। या एक दूसरा प्रश्न बना कि आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य शुक्ल ने, इस वीरगाथा काल नाम के पक्ष में आप कहाँ तक सहमत या असहमत हैं। यदि असहमत हैं तो तर्क दें। या फिर प्रश्न हो सकता है कि आदिकाल का सबसे श्रेष्ठ अभिधान, अभिधान यानी नाम, अभिधा से अभिधान, आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ अभिधान या सबसे उचित नाम या सबसे वैज्ञानिक नामकरण क्या हो सकता है। तर्क सहित उत्तर दें। दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि प्रश्न क्या। अब इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, तो उत्तर की भूमिका जो आप लिखिएगा, पहला हिस्सा भाग 1, उसमें लिखिएगा कि आदिकालीन साहित्य में
अलग अलग प्रवृत्तियाँ थीं, जैसे वीरता, धार्मिकता, श्रृंगार, मनोरंजन, यहाँ तक कि शिल्पगत विविधता भी थी, भाषाई स्तर पर, शैलियों के स्तर पर, छंदों के स्तर पर। साथ ही आदिकाल में भाषाओं के बीच भी संधि या संक्रमण को देखा गया, इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को एक नाम और दिया था, संधि काल। तो भूमिका लिखेंगे, आदिकालीन साहित्य में विविधता के स्वरों को देखकर, आदिकालीन साहित्य में अंतर विरोध के स्वर को देखकर, अलग अलग प्रवृत्तियों को देखकर, अलग अलग भाषाओं के सहअस्तित्व को देखकर साहित्य के इतिहासकारों ने अलग अलग नामों का सुझाव दिया। क्या क्या? आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया, यही नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यदि इन नामों की व्याख्या की जाए या इन इतिहासकारों के द्वारा सुझाए गए नामों की पड़ताल की जाए तो कुछ इस प्रकार की चर्चा की जा सकती है। ये बात भूमिका में लिखी है। अब जो उत्तर का भाग 2 बनाएंगे आप, तो उत्तर का भाग 2, क्योंकि शुक्ल जी इनमें सबसे चर्चित इतिहासकार रहे हैं और उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा इस नाम को या तो स्थापित करने में या खारिज करने में, क्योंकि इस नाम को यदि आप खारिज करेंगे तो शुक्ल जी के तर्कों को काटने के लिए आपको कई आलोचकों के तर्क सिद्ध करने पड़ेंगे, अपनी ओर से भी बहुत सी बातें रखनी पड़ेंगी, लेकिन आलोचकों के मत को रखते हुए। तो जो भाग 2 लिखेंगे दोस्तों, वह यह लिखेंगे कि आदिकालीन साहित्य को आचार्य शुक्ल ने कालक्रम के आधार पर आदिकाल नाम दिया था तथा प्रवृत्ति के आधार पर इसे वीरगाथा काल नाम दिया था। देखिए, उत्तर का भाग 2 जब हम लोग लिखेंगे तो आप लिखते भी जाइए और उन बातों को समझते भी जाइए कि आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 के काल को कालक्रम के आधार पर आदिकाल नाम दिया था और प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। आचार्य शुक्ल ने प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए भी यह तर्क दिया था कि किसी काल खंड में, किसी काल विशेष में यदि किसी प्रवृत्ति से संबंधित रचनाओं की बहुलता देखी जाए तो उस प्रवृत्ति की बहुलता देखकर ही यदि अधिक रचनाओं में उसी प्रवृत्ति पर रचना लिखी जा रही है तो जाहिर सी बात है उस कालधारा का प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण भी वैसा ही होगा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल यानी विक्रम संवत 1050 से 1375 के काल में कुल 12 रचनाओं की गिनती गिनाई। कौन कौन सी? जैसे विजयपाल रासो, जैसे बीसलदेव रासो, ये सब नाम आपको याद आना चाहिए। जैसे परमाल रासो, जैसे हमीर रासो, जैसे खुमाण रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो,
जैसे पृथ्वीराज रासो, जैसे जयचंद प्रकाश, जैसे जय मयंक जस चंद्रिका, जैसे कीर्तिलता, जैसे कीर्ति पताका, जैसे पदावली। किसकी रचना है पदावली? विद्यापति की। जैसे पहेलियाँ अमीर खुसरो की। अब देख लीजिए कुल 12 रचनाएं हो गई। 2 2 4 2 6, 2 8 2 10 2 12। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि किसी भी काल में प्रवृत्ति का निर्धारण इस बात से होता है कि उस प्रवृत्ति से संबंधित उस काल में कितनी रचनाएं लिखी गईं। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी प्रवृत्ति से संबंधित रचनाओं की यदि बहुलता हो तो उसी के आधार पर उस काल का नाम दिया जाए। शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं की चर्चा की। इन 12 रचनाओं में 3 रचनाओं को छोड़कर बीसल देव रासो, पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ, कहा कि इन 3 को छोड़ दें तो बाकी रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति प्रबल थी या मुख्य थी। इसे ही देखकर मैंने इस काल धारा का नाम वीर गाथा काल दिया। देखिए शुक्ल जी का तर्क कितना वैज्ञानिक है। दूसरी बात, आचार्य शुक्ल ने यह भी तर्क दिया कि किसी काल धारा का निर्धारण या प्रवृत्ति का निर्धारण तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से भी होता है। क्यों? क्योंकि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। शुक्ल जी ने कहा कि आदिकाल की इस सुदीर्घ परंपरा में यानी 1050 से लेकर 1375 के बीच शुरुआत के 150 वर्षों तक यानी 1050 से लगभग 1200 तक हिंदी साहित्य के आदिकाल में कोई भी प्रवृत्ति निश्चित नहीं दिखाई पड़ी। दरबारी रचनाकारों ने अपने आश्रयदाताओं, शासकों, सामंतों को कभी वीरता के पद सुनाए, कभी श्रृंगार के, कभी भक्ति के, कभी नीति के। यानी दरबारी रचनाकारों ने शुरुआती 150 वर्षों तक, आदिकाल के आरंभिक 150 वर्षों तक अपने आश्रयदाताओं को वीरता, नीति, श्रृंगार और भक्ति के फुटकल पद, मुक्तक पद दोहों में सुनाया करते थे। किंतु जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हुई यानी 150 वर्ष के पश्चात यही दरबारी रचनाकार अपने शासकों, सामंतों की वीरता और उनके पराक्रमपूर्ण चरितों का गान करना शुरू किए। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई। इसे ही ध्यान में रखकर मैंने यानी शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। देखिए क्या जबरदस्त तर्क देते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि भाई आदिकाल के शुरुआती 150 वर्षों तक हिंदी साहित्य की कोई प्रवृत्ति निश्चित नहीं थी। क्यों? कभी वीरता पर रचनाकार लिख रहे थे 2 लाइन, कभी श्रृंगार पर 2 लाइन, कभी भक्ति पर, कभी नीति पर, कभी मनोरंजन पर। परंतु जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हुई तो इसका मतलब क्या है? शासक हिंदू थे, उनके दरबारी रचनाकार हिंदू थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान आक्रांता के रूप में आर्यावर्त की सीमा को लांघ रहे हैं, तो अपने शासकों, सामंतों में ओज भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए इन रचनाकारों ने अपने शासकों, सामंतों की वीरता का, उनके पराक्रमपूर्ण चरितों का गान करना शुरू किया।
यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई। देखिए रासो रासो रासो, इसे ही ध्यान में रखकर मैंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकालीन साहित्य के आरंभ में रचनाएं मुक्तक थीं और उन पर किसी प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं था, मिलीजुली प्रवृत्तियां थीं, किंतु मुसलमानों की चढ़ाइयों को देखकर दरबारी रचनाकारों ने सिर्फ वीरता प्रधान रचनाएं लिखी ताकि शासकों में जोश जगाया जा सके। अब कई रचनाएं थी। भाई चंद बरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज चौहान के लिए, गोरी रतऊ तू धरा तू गोरी अनुरक्त, मोहम्मद गोरी ने तुम्हारी धरा को रौंद दिया और तू अपनी गोरी संयोगिता में बीजी है। जैसे अगर बात करें परमाल रासों के रचयिता जगनीक, वह भी क्षत्रिय शासकों में जोश भरते हैं। लिखते हैं जगनीक, 12 बरस लौं कुकुर जीवे अरु 13 लौं जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए बाकी जीवन को धिक्कार। ये क्या कोशिश है उस काल के शासकों को, सामंतों को जोश से, ओज से, उत्साह से भरने के लिए दरबारी रचनाकारों ने वीरगाथात्मक या यूं कहें कि प्रशस्ति मूलक रचनाएं लिखनी शुरू की। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने यह बात कही कि वीरता से संबंधित रचनाओं की अधिकता देखी गई। 12 में से 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति प्रबल थी। दूसरी बात, यह वीरता क्यों चित्रित की गई, इसका कारण था मुसलमानों की चढ़ाई या आक्रांताओं के आक्रमण के रूप में। देखिए, यानी शुक्ल जी ने सबसे पहले कहा कि भाई आदिकाल को मैंने वीरगाथा काल नाम क्यों दिया, और फिर वीरगाथा काल नाम का सामाजिक ऐतिहासिक तर्क भी देते हैं और यह भी बताते हैं कि इससे संबंधित रचनाएं अधिक लिखी गईं। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने यह वीरगाथा काल नाम तो दिया, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और इस कद के आलोचक इनके नाम से सहमत नहीं थे। क्यों सहमत नहीं थे, अब आइए कुछ तर्क से देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम तो दिया, लेकिन हिंदी साहित्य से सिद्धोनाथों की रचनाओं को बहिष्कृत कर दिया। तो आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल नाम देते हैं और हिंदी साहित्य से सिद्धोनाथों की रचनाओं को बहिष्कृत कर देते हैं। अब यदि बात की जाए कि सिद्धोनाथों की रचनाओं को किस आधार पर इन्होंने बहिष्कृत किया, आचार्य द्विवेदी ने लिखा कि सिद्धोनाथों की रचनाओं में जो प्रवृत्तियां थीं, यानी खंडन मंडन की प्रवृत्ति, पांडित्य का, शास्त्रीयतावाद का विरोध सिद्धोनाथों ने किया था। यही काम आगे चल कर के कबीर भी करते हैं। पंडित मुल्ला जो कह दिया छाड़ी चले हम कछु नहीं लिया, या पंडितवाद बदनते झूठा, या काकर पाकर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए, तो यही काम यदि कबीर कर रहे थे तो कबीर को साहित्य के भीतर रखा शुक्ल जी ने और सिद्धोनाथों को साहित्य से बाहर कर दिया। आचार्य द्विवेदी दूसरा तर्क देते हैं कि भाई साहित्य है क्या, समाज का दर्पण। तो सिद्धोनाथों की रचनाओं में बेशक साहित्यिकता नहीं है, लेकिन सामाजिकता तो है, क्योंकि ये मध्यम मार्ग की बात कर रहे थे। थोड़ो खाए सो कल्पे झल्पे, घणो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे, ते कोई बिरला जोगी। तो यदि सिद्धोनाथों ने समाज को मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, यदि इन्होंने पांडित्य और शास्त्रीयता का विरोध किया, सिद्ध रचनाकार लिखते हैं, पंडिय सयल सत्थ बखाणई, देहहि बोह बसण न जानई। यही बात तो कबीर कह रहे थे कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। और यही बात सिद्ध कहते हैं कि देहहि बुह बसण न जानई, शरीर में ही ईश्वर का वास है। इस बात को ये शास्त्र मर्मज्ञ या शास्त्र जानने का जो दावा करते हैं
वो सच नहीं जानते। यही कहते हैं आयम बेय पुराण ही पंडीयमाण बहंती पक सिरि फले अलीय जिमि बाहिरीय भमंती। कहा था सिद्ध संतों ने कि जिस प्रकार भंवरा पके हुए बेल, महाराष्ट्र में एमपी में बेल को श्रीफल भी कहते हैं, जिस प्रकार पके हुए बेल उसकी खुशबू तो बाहर तक आती है, किंतु उसके जो भीतर का रस है उस रस को भंवरे नहीं ले पाते, उसका रसपान नहीं कर पाते, क्योंकि कठोर आवरण है। तो जिस प्रकार भंवरे बेल के कठोर आवरण के बाहर बाहर इर्द गिर्द चक्कर तो लगाते हैं, किंतु भीतर का गूढ़ रस, मीठा रस नहीं ले पाते, उसी प्रकार शास्त्रों का दावा करने वाले भीतर के गूढ़ तत्वों को नहीं जान पाते, सिर्फ सतही बात करते हैं। दोस्तों, ये वही सिद्धनाथ थे जो कहा करते थे हबकी न बोली बा नाथ संत, ठबकी न चली बा, धीरे धरीबा पाँव, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख राव। ये कहते थे कि गर्व मत कीजिए, सहज जीवन यापन कीजिए, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। अगर इन सिद्धनाथ संतों ने जीवन को सहज रूप में जीने की सीख दी, अगर इन्होंने शास्त्रवाद का विरोध किया, पांडित्य का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, जाति संप्रदाय वर्ण का विरोध किया, तो फिर इनकी रचना सामाजिक थी? तो फिर साहित्य है क्या समाज का दर्पण? तो द्विवेदी जी कहते हैं कि हे शुक्ल जी, आपने सिद्धोनाथों को तो बाहर कर दिया, लेकिन कबीर को भीतर रख लिया। लेकिन कबीर की तरह कबीर से बहुत पहले वही काम सिद्धोनाथों ने किया, तो फिर इनकी रचना को आपने साहित्य में जगह क्यों नहीं दी? और अगर सिद्धोनाथों की रचना को साहित्य में जगह दे दी जाती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर साहित्य की प्रवृत्ति वीरता से नहीं जुड़ी होती, क्योंकि सिद्धोनाथों ने धार्मिकता की चर्चा की थी। तो फिर आदिकालीन साहित्य का नाम वीर गाथा काल नहीं होता, बल्कि धार्मिक काल रखना पड़ता। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बहुत बड़ा तर्क दिया। कहा कि शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं की गिनती गिनाई, उनमें से ज़्यादातर रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमीर रासों का रचनाकार जज्जल है कि सारंगधर, ये अपने आप में विवादित है। खुमाण रासों की जो घटनाएं हैं वो विवादित हैं। पृथ्वीराज रासो 4 खंडों में मिलने वाली रचना है, बृहद खंड, बृहत्तर खंड, लघु खंड, लघुत्तर खंड। इतना ही नहीं, ये जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये रचनाएं कहीं नहीं मिलती हैं, सिर्फ इनके नामों की चर्चा मिलती है। ऐसे ही दोस्तों विजयपाल रासो की यदि बात करें और हमीर रासो, तो इसके भी कुछ पद एक दूसरी रचना में मिलते हैं, और उस रचना का रचनाकार कौन है ये आज तक नहीं मालूम है दोस्तों। तो यदि बात करें तो बहुत सी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, बहुत सी रचनाएं अप्रामाणिक हैं। यदि देखा जाए तो इन रचनाओं के रचनाकार की जानकारी को लेकर के भी विवाद है, इनके कालखंड को लेकर के भी विवाद है, इन रचनाओं में जो घटनाएं दी गई हैं वो भी विवादित हैं, इतिहास सम्मत नहीं हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि हे शुक्ल जी, आपने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, वो रचनाएं तो खुद ही विवादित हैं, अप्रामाणिक हैं, संदिग्ध हैं, संदेहास्पद हैं। और जिन सिद्धोनाथों की रचनाएं प्रामाणिक हैं, असंदिग्ध हैं, उपलब्ध हैं, उन रचनाओं को आपने बाहर निकाल दिया। एक इतिहासकार का काम क्या है? प्रामाणिक तथ्यों की चर्चा करना। तो आचार्य शुक्ल एक इतिहासकार होने के नाते यदि प्रामाणिकता की बात की जाए तो सिद्धोनाथों की रचनाएं प्रामाणिक हैं और ये रासो रचनाएं अप्रामाणिक हैं। इतिहासकार प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में हमेशा
प्रामाणिकता का पक्ष लेगा और यदि सिद्धोनाथों की रचनाएं प्रामाणिक हैं, जो कि हैं, तो फिर हिंदी साहित्य का नाम यानी आदिकाल का नाम हर हाल में वीर गाथा काल न होकर कुछ और होता, क्योंकि सिद्धोनाथों ने किस प्रवृत्ति पर रचना लिखी? धार्मिकता पर। तो दोस्तों, एक और तर्क दिया गया कि शुक्ल जी, आपने तो लिखा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यानी जनता की प्रवृत्ति ही साहित्य की प्रवृत्ति है, लेकिन क्या वीरता की प्रवृत्ति जनता की थी या सामंतों की थी? क्योंकि वीरता तो सामंत दर्शा रहे थे, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य में वीरता का संबंध जनता से नहीं था। दूसरी बात कि क्या वाकई वीरता थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और तर्क देते हैं, कहते हैं कि वीरता का काम क्या है? मैदानी वीरता, युद्ध वीरता। किंतु देखा जाए तो इस काल के जो शासक सामंत थे, उनकी जो वीरता थी या उन्होंने जो ज़्यादातर युद्ध लड़े थे, उस युद्ध का कारण यदि देखा जाए तो वो श्रृंगार था, विवाह था, विलास था। क्योंकि उस काल की प्रक्रिया थी, जाकी सुंदर कन्या देखी तापे धरी जाए तलवार, आधे मड़वे भांवरी झूमे आधे झूम चले तलवार। भाई, हर शासक अपनी मैदानी वीरता दिखाने के लिए कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ से प्रेरित था, और वह स्वार्थ कैसा था? कन्या हरण को लेकर के, भूमि अर्जन को लेकर के। ये शासक अपने हरम में, अंतःपुर में कितनी रानियां, पत्नियां, उपपत्नियां को रख सकते थे, यह इनके सामाजिक वर्चस्व की पहचान थी। यानी ये एक प्रकार से विवाह को सामाजिक प्रतिष्ठा और मर्यादा मानते थे, और उस विवाह के लिए ही युद्ध लड़ते थे। पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो में ज़्यादातर जो युद्ध हैं वो विवाह और विलास के कारण लड़े गए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शुक्ल जी, यदि इन शासकों की वीरता श्रृंगार से प्रेरित थी, विवाह से प्रेरित थी, तो फिर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना कहीं से तर्क संगत नहीं है। फिर उसका नाम श्रृंगार काल क्यों न रखा जाए? यदि देखिए, तर्क देखिए कि भाई, एक तो वीरता की प्रवृत्ति जनता की नहीं थी, और आपने कहा साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। दूसरी बात, आपने वीरगाथा काल नाम जिन रचनाओं के आधार पर दिया, वो रचनाएं अपने आप में प्रामाणिक नहीं हैं, विवादास्पद रचनाएं हैं। और जो रचनाएं प्रामाणिक थी सिद्धनाथ, उन्हें आपने साहित्य से बाहर कर दिया। यदि सिद्धोनाथों की रचनाओं की बात करें तो सिद्धोनाथों की रचनाओं में धार्मिकता है, यानी वीरता की प्रवृत्ति नहीं ठहरती। तब अगर आप वीरता की बात करते हैं तो देखा जाए तो शासकों की वीरता प्रेरित थी श्रृंगार से, तो फिर यह वीरता कैसी? इसीलिए यह माना गया कि आचार्य शुक्ल ने जो वीरगाथा काल नाम दिया था वह तर्कसंगत नहीं है। इस नाम के विपक्ष में या इस नाम के विरोध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह जैसे इतिहासकारों ने कई तर्क दिए। करेक्ट है दोस्तों? यहाँ तक आसान है। तो अब आइए यह भी देखने की कोशिश करें कि आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया गया, सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया, और आदिकाल, ये नाम कितने उचित ठहरते हैं। तो आइए देखते हैं।